Hello everyone. Today we are here to continue our chapter from class 12th English Vistas book, and the title of the chapter is Journey to the End of the Earth. हमारी लास्ट वीडियो में वी हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर एंड वी हैव रेड दैट हमारी राइटर तिशानी दोषी वो गई हैं अकादमिक शोकाल्स्की शिप पे, और वो जो शिप है वो कहाँ जा रहा है, अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है उसके बारे में जो राइटर है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है कि किस तरह से वहाँ पर जाकर हमें पता चलता है कि करोड़ों साल पहले किस तरह से हमारा अर्थ जो था, गोंडवाना करके एक कॉन्टिनेंट था जो उसके साथ जुड़ा हुआ था, और धीरे धीरे जो है हमारी कंट्री जो है अलग हो गई, अमेरिका अलग हो गई उस कॉन्टिनेंट में से। तो इस तरह से वहाँ के बारे में फर्स्ट जो हमने पढ़ा है, सब राइटर ने अपना शेयर किया है। तो आगे हम पढ़ते हैं ह्यूमन इम्पैक्ट। लेट्स कंटिन्यू। Human civilization have been around for a paltry 12,000 years। देखिए अब बता रहे हैं, राइटर कह रही है कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, मतलब वो इंसानों को आए हुए, इस धरती पर आए हुए कितना टाइम हो गया है ह्यूमन सिविलाइजेशन को आए हुए। पैल्ट्री मतलब होता है बहुत ही कम। ओनली 12,000 ईयर्स, 12,000 साल पहले ही ह्यूमन सिविलाइजेशन आई थी। अब यहाँ पर सिर्फ 12,000, सिर्फ 12,000 क्यों बोला है? बैरली अ फ्यू सेकेंड ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक, क्योंकि ये 12,000 साल जो हैं ये जियोलॉजिकल क्लॉक, पहले भी मैंने बताया था, दैट इज़ अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस जो कि कई करोड़ों साल पहले से उसके मुकाबले अगर हम देखें तो 12,000 तो बहुत ही कम है ना। तो वो यूँ कहते हैं कि मतलब अगर हम जियोलॉजिकल क्लॉक देखें तो उसमें तो मुश्किल से कुछ सेकंड नहीं है 12,000 साल, ठीक है। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ रकस, एचिंग आर डोमिनेंस ओवर नेचर विद आर विलेजेस, टाउन्स, सिटीज़, मेगा सिटीज़। अब बता रही है, राइटर कहती है कि इस छोटे से टाइम में हमने मैनेज किया है, किसी तरह से हमने बहुत ही ज़्यादा क्या कर दिया, रकस कर दिया, हंगामा मचा के रख दिया है। मतलब हम इतना ज़्यादा हमने नेचर में ड्रास्टिक चेंज लेकर आए हैं, हम बहुत ही ज़्यादा हमने नेचर को स्पॉइल कर रहे हैं। तो कह रहे हैं हमने बस यहाँ पर रकस, एक तरह से होता है हंगामा मचा के रख दिया है यहाँ पर, इस अर्थ पर हमने। एचिंग आर डोमिनेंस ओवर नेचर, एचिंग होता है इस्टेब्लिश कर देना, हमने अपना डोमिनेंस मतलब अपना राज हमने नेचर पर इस्टेब्लिश कर दिया है। विद आर विलेजेस, किस तरह से किया, हमने विलेजेस बनाए हैं, टाउन, सिटीज़, मेगा सिटीज़ बनाई हैं। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीशीज़ फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। कहते हैं कि जो बहुत थोड़े रिसोर्सेज हैं नेचर के हमारे पास, ठीक है, तो उन थोड़े सी रिसोर्सेज के लिए हम क्या कर रहे हैं, बैटलिंग मतलब लड़ाई कर रहे हैं। किससे हमने लड़ाई की है? अर्थ पे जो दूसरे स्पीशीज़ रह रहे हैं हम उनसे लड़ाई कर रहे हैं। ये जो थोड़े बहुत रिसोर्सेज हमें चाहिए अर्थ से, उनके लिए। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। और अनमिटिगेटेड क्या होता है? मतलब विदाउट स्टॉप, बिना रुके हम लोग क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं नेचर को, और वहाँ पर क्या क्रिएट कर रहे हैं, हमने कार्बन डाइऑक्साइड की एक ब्लैंकेटिक लेयर हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बना दी है। उससे क्या हो रहा है, विच इज़ स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जिससे कि डेफिनेटली क्या हो रहा है, हमारा ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन ज़रूर इंक्रीज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट ऑफ आवर टाइम। कहते हैं जो क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, ये हमने इतनी मतलब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, मतलब नेचर को स्पॉइल कर रहे हैं हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें, इसमें क्या है, क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट एक हमारा
हॉटली कंटेस्टेड इन्वायरमेंट बन गया, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट जिसके बारे में आज की डेट में हम लोग सोचने को, जब जब भी हमारे पास कोई मुद्दा होता है बात करने का, तो हम सबसे ज़्यादा हम किस पे बात करते हैं, किसके बारे में सोचते हैं? क्लाइमेट चेंज के बारे में। विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली? हम क्या सोचते हैं कि अब यहाँ पर राइटर बता रही हैं, पूछ रही हैं, जो वेस्ट एंटार्क्टिक आइस की जो शीट्स है, आइस शीट्स क्या होते हैं बेसिकली, जैसे धरती के ऊपर आइस की लेयर बिछी हुई है, वो हो गई हमारी आइस शीट्स। कहते हैं ये जो आइस शीट है एंटार्क्टिक की, वो क्या पूरी की पूरी मेल्ट हो जाएंगी, पिघल जाएंगी? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बी डिसरप्टेड? और जो गल्फ स्ट्रीम है, जो मतलब ये मेक्सिको से अटलांटिक ओशियन तक ये जो गल्फ स्ट्रीम बहती है, जिसमें हॉट वाटर होता है, तो कहते हैं क्या ये भी रुक जाएगा? विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट? जैसे कि हम जानते हैं, क्या यही दुनिया का अंत होगा? मे बी, मे नॉट बी। अब राइटर कहते हैं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ईदर वे अंटार्कटिका इज द क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। कहते चाहे कुछ भी हो, लेकिन अंटार्कटिका तो हमेशा ही एक बहुत ही मेजर एलिमेंट रहेगा हमारे मुद्दे का, हमारी बातों का, हमारी डिबेट का। नॉट जस्ट बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, इसलिए नहीं कि ये दुनिया में इकलौती ऐसी जगह है विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन, जहाँ पर अभी तक कोई भी ह्यूमन पॉपुलेशन, कोई इंसान वहाँ पर नहीं रहता है, एंड therefore remains relatively pristine in this respect। और यही वजह है कि ये क्या रह गई है? प्रिस्टीन। प्रिस्टीन होता है ओरिजिनल कंडीशन में रहना, जिसमें कोई चेंजेस नहीं है, पहले की तरह प्योर है। तो यही वजह है कि ये पहले की तरह ही है, मतलब बिल्कुल प्योर है, अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स 500,000 years old carbon records trapped in its layers of ice। बल्कि उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, क्योंकि इसने अपने इसमें क्या रखा हुआ है, इसके अंदर है आइस कोर्स, मतलब इस कोर्स मतलब अंदर की तरफ जो इसके आइस इसने रखी हुई है, जो कि क्या है 500,000 years ओल्ड, मतलब 5 लाख साल पहले की कार्बन रिकॉर्ड। इसमें जो वहाँ पर जो मतलब अगर कुछ लोग होंगे, कोई भी स्पीशीज़ होगी उस टाइम पे, तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगी ब्रीदिंग में, राइट। तो कहते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो आइस में जाती रही और वो वहाँ पे फ्रीज़ होती जाती है। तो कह रहे हैं कि उसने कार्बन डाइऑक्साइड का रिकॉर्ड जो है इस आइस लेयर्स के अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिकॉर्ड होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का रिकॉर्ड से क्या होगा, इफ़ वी वॉन्ट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज़ द बेस्ट प्लेस टू गो। अगर हम अर्थ के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, तो अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जो हाँ मतलब अंटार्कटिका ही वो जगह है जो हमें ये सब चीज़ें बताती है। तो मतलब यहाँ पर अगर जो आइस वगैरह है, अगर ये मेल्ट हो जाएगी तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा, बल्कि इन सब चीज़ों से हम पहले की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि 5 लाख साल पहले जो है लोग जो थे यहाँ पर, अगर कोई स्पीशीज़ थी तो क्या थी, कैसी थी, ये सब चीज़ें जो है हम अंटार्कटिका पे जाके पता कर सकते हैं। स्टूडेंट ऑन आइस, द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विद ऑन द शोकाल्स्की aims to do exactly this by taking high school students to the end of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet। अब देखिए ये पढ़िए, सुनिए ध्यान से। स्टूडेंट्स ऑन आइस ये एक प्रोग्राम है जिसमें राइटर कह रही है कि मैं काम कर रही हूँ और शोकाल्स्की पे हूँ, जो शोकाल्स्की पे जाकर मतलब जिस पे हम काम कर रहे हैं, उसका मेन एम क्या है कि हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को वर्ल्ड के इस एंड पे लेकर आना, इस जगह पर लेकर आना, और उन्हें एक ऐसी एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी देना जो कि हेल्प करेगी उनको फोस्टर करने में, फोस्टर मतलब डेवलप करने में, एक नई अंडरस्टैंडिंग, एक नई समझ, किसके लिए समझ और रिस्पेक्ट, हमारे प्लानेट के लिए।
मतलब हम वहाँ पर जाकर जानेंगे कि किस तरह से हमारा प्लैनेट जो है उसकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है और पास्ट में क्या थी, और जो हम एक्ट कर रहे हैं उन एक्ट का हम मतलब जो इस तरह से हम नेचर को स्पॉइल कर रहे हैं, जो भी हम एनवायरनमेंट के लिए जो अगेंस्ट चीज़ें कर रहे हैं, उनका हमारे प्लैनेट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमारी अर्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, यहाँ पर जाकर ये जो स्टूडेंट है ये सारी चीज़ें जो है इनको पता चल सकती हैं। इट हैज़ बीन इन अ ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ। इट हैज़ बीन इन मतलब 6 year हो गए इसको अभी तक इस ऑपरेशन को स्टार्ट किए हुए। हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन, और इसको हेड कौन कर रहे हैं? जियोफ ग्रीन, जो कनाडा के हैं। who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way, जो कि थक गए हैं सेलिब्रिटीज़ को कार्टिंग, मतलब वहाँ पर ले जाकर ढो कर, एक तरह से इसको बोलते हैं कि उनको वहाँ पर ढोकर, सेलिब्रिटीज़ को पहले वो ले जाया करते थे, रिटायर्ड जो बड़े लोग रिटायर्ड हो चुके हैं उनको लेके जाते थे, अमीर लोगों को जो कि अमीर होते थे और जिनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती थी इन चीज़ों को जानने के बारे में, लेकिन वो सब क्या करते थे, इस जो हमारा मुद्दा है, जो हमारा एक्चुअल में जो हमारा काम है, उसका जो रिटर्न देते थे वो बहुत ही लिमिटेड होता था। मतलब वो आकर बस लोगों से ऐसे बातें करते थे कि हाँ हमें इन्वायरमेंट को स्पॉइल नहीं करना चाहिए, उससे हमारा जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हमारी आइस मेल्ट हो रही है, ये मतलब बहुत ही कम था, वो सिर्फ लोगों को बताते थे। बट अब बता दें कि स्टूडेंट से क्या फ़र्क पड़ता है। वो कहते हैं विच स्टूडेंट्स आर नाइस ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, लर्न एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्ट। कहते लेकिन स्टूडेंट ऑन आइस इस प्रोग्राम के साथ वो ऑफ़र देते हैं, वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं फ्यूचर जनरेशन को। फ्यूचर जनरेशन कौन है? हमारे स्टूडेंट्स, है ना। ये जो स्टूडेंट्स हैं ये ही जो है फ्यूचर में हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, किस चीज़ की फ्यूचर जनरेशन है? पॉलिसी मेकर्स। ये कहते हैं कि यही लोग जो है आगे जाके बड़ी बड़ी कंपनियों में और गवर्नमेंट के पोजीशंस पे जाकर जो है पॉलिसीज़ बनाया करेंगे, और वो क्या करेंगे, एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, ऐसे एक्सपीरियंस देते हैं ये स्टूडेंट ऑन आइस जो प्रोग्राम है। इसके थ्रू ये उन स्टूडेंट को उनकी इस एज में, छोटी एज में ही एक ऐसा उनकी ज़िंदगी बदल देने वाला ऐसे एक्सपीरियंस दे रहे हैं जिसके लिए वो रेडी है एब्जॉर्ब करने के लिए, उन चीज़ों को समझने के लिए, सीखने के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है उन चीज़ों को समझकर उन पे काम करने के लिए, एक्ट करने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं, राइट। तो वो ये मतलब यहाँ पर जियोफ ग्रीन है, उनका क्या मकसद है स्टूडेंट को इस प्रोग्राम पे लेके जाने का, कि वो दिखाते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वही आगे जाके अगर वो अभी समझ जाएंगे इन चीज़ों को, तो उससे ये होगा कि फ्यूचर में जब भी वो कोई पॉलिसीज़ बनाएंगे वो खुद कुछ एक्ट करेंगे तो वो अकॉर्डिंगली करेंगे, क्योंकि वो देख कर आए सारी चीज़ें, उन्होंने एक्सपीरियंस कर ली हैं। The reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. कहते सबसे बड़ा रीज़न क्या है इस प्रोग्राम के सक्सेसफुल होने का, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि हम साउथ पोल के पास जाए और वहाँ से बिल्कुल इफ़ेक्टेड हुए बिना ना आ सकें। मतलब अगर हम साउथ पोल में जाते हैं, अंटार्कटिका की तरफ जाते हैं, तो हम जब एक्चुअल में ये चीज़ें देखते हैं तो उसका हमारे पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। बिना इफ़ेक्ट मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम पे इफ़ेक्ट ना पड़े। इट्स ईजी टू बी ब्लेज अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग वाइल सिटिंग इन द कम्फर्ट जोन ऑफ आर रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। कहते हैं कि हम लोग बिल्कुल ब्लेज मतलब इट इज़ ईजी टू बी ब्लेज, मतलब हम लोग क्या करते हैं कि हम ब्लेज मतलब बिल्कुल केयरलेस होते हैं। किस चीज़ के लिए केयरलेस हो जाते हैं? अबाउट पोलर आइस कैप्स, जो आइस कैप्स जो यहाँ पे बड़े बड़े आइसबर्ग्स है, आइस शीट्स है, वो मेल्ट हो रही है हम अपने घर के कंफर्ट जोन पे। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वो होता है जैसे जहाँ से हमें पता चलता है कि अर्थ पे एग्जैक्टली हमारी क्या सिचुएशन है, लोकेशन है, राइट। तो वो उसको बेसिकली हम यूँ कहते हैं कि जो हमारी लोकेशन है, जो हमारा कंफर्ट जोन है, मतलब हम अपने घर पे बैठकर इस चीज़ के लिए
जो है सीरियस नहीं हो सकते, ये देखते हैं कि हाँ हमें जो है अपने नेचर को प्रिजर्व करना है क्योंकि आइस कैप्स जो है मेल्ट हो रही हैं। कहते हैं इससे कोई फर्क, आइस कैप्स मतलब जो बड़े बड़े पहाड़ हैं आइस के उनके, तो कहते हैं कि घर पे रहकर तो हम बहुत केयरलेस ही हो जाते हैं। But when you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real. कहते हैं लेकिन जब आप खुद जाकर वहाँ पर देखते हैं कि ग्लेशियर जो है रिट्रीटिंग मतलब टूट रहे हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर्स और आइस शेल्फ्स जो हैं वो गिर रही हैं, तब आप जो है रियलाइज़ करना, समझना शुरू कर देते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग का जो थ्रेट है, जो डर है, वो सच में सही है वो चीज़, राइट। Antarctica, because of her simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. अब देखिए कह रहे कि अंटार्कटिका क्योंकि उसके बहुत ही सिंपल सा इकोसिस्टम बताया था, इन्वायरमेंट जैसा है, बहुत ही सीधा सा सिंपल सा है, और वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी मतलब जो अलग अलग स्पीशीज़, अलग अलग जो जानवर वगैरह हैं वहाँ पर लैक है उन चीज़ों का, वो नहीं मिलते हैं। बताया वहाँ पर कोई भी मतलब लोग वगैरह नहीं रहते हैं। इज़ द परफेक्ट प्लेस, बिल्कुल सही जगह है स्टडी करने के लिए, ये जानने की कि जो हम छोटे से छोटा भी जो चेंज लाते हैं इन्वायरमेंट का, उसके कितने बड़े बड़े रिपरकशंस हो सकते हैं, कितना बड़ा उसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, उसका रिजल्ट निकलेगा। मतलब हम जो छोटा सा भी चेंज इन्वायरमेंट में करते हैं उसका कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ये हमें वहाँ जाकर पता चलता है। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन। अब देखिए कहते हैं कि अब चलो एग्जाम्पल के तौर पर जो है राइटर बताती है कि आप देख लो एक माइक्रोस्कोपिक मतलब वेरी स्मॉल, जिसे हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, मतलब हमें लेंस वगैरह से यूज़ करना पड़ेगा देखने के लिए। और फाइटोप्लैंक्टन क्या है, एक तरह की ग्रास होती है, ठीक है। तो कहते हैं जो छोटी सी ये जो फाइटोप्लैंक्टन ग्रास है, दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर साउदर्न ओशियंस फूड चेन। इस ग्रास ने क्या कर रखा है, ये समुद्र की जो पूरे साउदर्न ओशियन है उसकी फूड चेन को नरिश करती है, मतलब बढ़ाती है और सस्टेन करे रखती है, संभालती है, मतलब सस्टेन कराती है उसको। वो कौन है, वो क्या चीज़ है, फाइटोप्लैंक्टन ग्रास है। These single celled plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds in that wondrous and most important of process called photosynthesis। अब क्या कह रही है राइटर, कह रही है कि ये जो सिंगल सेल प्लांट मतलब बहुत ही छोटे जो ये प्लांट्स हैं, ये क्या करते हैं, सन की एनर्जी लेते हैं टू एसिमिलेट, क्या करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, अपने अंदर लेने के लिए। क्या लेते हैं वो, कार्बन, और क्या बनाते हैं उससे, वो सिंथेसाइज ऑर्गेनिक मतलब वो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। इन दैट वंडरस होते बहुत ही अच्छे तरीके से, और ये क्या कहलाते हैं, ये एक प्रोसेस हो जाता है, एक फूड चेन बनाते हैं जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton। कहते साइंटिस्ट जो हैं हमें चेतावनी देते रहते हैं कि जरा सा भी और ओजोन लेयर को अगर हमने उसकी कंडीशन ख़राब करी, डिप्लेशन मतलब होता है किसी चीज़ को और बहुत ज़्यादा मतलब आप डाउन लेते हैं, ख़राब करते जाएं, तो उसका इफ़ेक्ट जो है फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज़ पे पड़ेगा, विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल द मेरिन एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल। जिसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, मरीन एनिमल्स जो होते हैं, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, और रीजन में रहने वाले बर्ड्स हैं, और ग्लोबल कार्बन साइकिल पे इफेक्ट पड़ेगा अगर हम ज़रा सा भी ओजोन लेयर में अब और ज़्यादा जो है उसकी कंडीशन ख़राब करते हैं। मतलब अगर इस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, अगर हमारी हम जो अपने नेचर को स्पॉइल कर रहे हैं, इन्वायरमेंट हमारा ख़राब हो रहा है, उससे ओजोन लेयर पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ओजोन लेयर का इफ़ेक्ट पड़ता है फोटोसिंथेसिस, जो हम ये प्रोसेस होता है, एक तरह की फूड चेन है। ये जो ग्रास है ये मरीन एनिमल्स को फूड देती है, फिर मरीन एनिमल से बर्ड्स को मिलता है, बर्ड से फिर और एनिमल्स को, तो इस तरह से ये एक फूड चेन है।
तो कहते हैं कि इन सब का इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे एक छोटे से एक्ट करने से ये सारी चीज़ें जो है इफेक्टेड होती है. In the parable of the phytoplankton, there is a great metaphor for existence. Take care of small things and the big things will fall into place. कहते हैं ये जो पैराबल होता है एक शॉर्ट स्टोरी, कहते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन की एक छोटी सी स्टोरी है. क्या स्टोरी है वो? देर इज़ अ ग्रेट मेटाफर फॉर, इसके एग्जिस्ट करने का एक बहुत बड़ा इसमें एक मैसेज देते हैं. मेटाफर एक मैसेज दे रहा है हमें. क्या मैसेज दे रहा है? कि हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, अपने छोटे छोटे एक्ट का ध्यान रखें, बड़ी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी. जो मतलब हमारा इतने बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, कहते वो अपने आप ठीक हो जाएंगी अगर हम जो हमारे छोटे छोटे एक्ट हैं उनको अगर हम ध्यान से करें. तो आगे है वॉक ऑन द ओशियन. अब देखिए ओशियन पे कैसे वॉक करी राइटर ने, उसका एक्सपीरियंस बता रही हैं. कह रही है माई एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ एंटार्क्टिक सर्कल एट 65.55 डिग्रीज साउथ. अब देखिए तिशानी दोषी कहती हैं कि मेरा अंटार्कटिक का जो एक्सपीरियंस था वो फुल ऑफ सच एपिफेनीज होता है. एपिफेनीज मतलब किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के बाद जब आप रियलाइज़ करते हैं. कहते हैं कि मैं अब रियलाइज़ कर रही हूँ इन चीज़ों को कि क्या है सबसे मैं मतलब बहुत ज़्यादा मैंने वहाँ पे जाके जब ये सारी चीज़ें देखी कि तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि किस तरह से पहले गोंडवाना हुआ करता था, फिर जो स्पीशीज़ सारी एक्सटिंक्ट हो गई, उसके बाद इंडिया कैसे वो मतलब पुश कर के वो जो है अलग हुआ इन जगहों से, फिर ये साइको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, ये सारी चीज़ें मतलब जब देखी, फील किया, उसने एक्सपीरियंस किया, तो राइटर कहती है कि अब मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है रियलाइज़ होती है. लेकिन उनमें सबसे अच्छी चीज़ क्या थी, राइटर बताती है कि जब हम एंटार्कटिक सर्कल पर पहुंचने ही वाले थे 65.5 डिग्री, हम इक्वेटर से 65.5 डिग्री साउथ में थे, द शोकाल्स्की हैड मैनेज टू wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. कहते हैं कि जो हमारा शोकाल्स की जो शिप थी वो वेज मतलब वो स्टक हो जाना, फंस जाना, वो स्टक हो गई थी पेनिनसुला और टेडपोल आइलैंड के बीच में और प्रिवेंटिंग अस, और हमें आगे बढ़ने से रोक रही थी. द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ. अब कैप्टन ने ये डिसाइड किया कि हमें मुड़ जाना चाहिए और नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए. बट बिफोर वी डिड, लेकिन इससे पहले कि हम ऐसा करते, वी वर ऑल इंटरेस्टेड टू क्लाइंब डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशियन. हम सबको बोला गया कि वो नीचे उतर जाए गैंग प्लैंक से. गैंग प्लैंक मतलब जो शिप है हमारी, उसके साइड में मतलब कुछ नीचे उतरने के लिए कुछ रैंप या सीढ़ी बड़ी होंगी, तो कह रहे उससे नीचे उतर जाओ और वॉक, और हमें क्या करना है, वॉक करना है ओशियन पर. ओशियन जो समुद्र है, और वो समुद्र किसका है, वहाँ पर पूरे समुद्र पे पानी नहीं है, बर्फ़ बिछी हुई है ना. सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस, और हम सारे कितने थे, 52 थे. kitted out in the Gore-Tex and glares, walking on a stark whiteness that seemed to spread out forever. और हम सारे जो है किटेड आउट मतलब अपना जो ज़रूरी सामान जो हमें उस टाइम चाहिए था उसको किटेड आउट मतलब वो सामान लेकर, गोरटेक्स होता है एक वाटर प्रूफ फैब्रिक होता है, एक सिंथेटिक फैब्रिक होता है, तो कहते हैं वो वाला फैब्रिक लेकर, एंड ग्लेयर्स मतलब अपने सन ग्लासेस लगा के हम लोग जो थे एक स्टार्क वाइट मतलब जो बिल्कुल वाइट ऐसे फ्लोर पर हम चल रहे थे और लग रहा था कि वो दूर दूर तक वही फैली हुई है. अंडरनीथ आवर फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक. हमारे पैरों के नीचे मीटर थिक, वो 1 मीटर जितनी थिक क्या होगी आइस की लेयर थी. एंड अंडरनीथ दैट 180 मीटर ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर, और उसके नीचे 180 मीटर की क्या थी, सॉल्ट, जीता जागता जो समुद्र का पानी होता है वो था. तो मतलब वो एक्सपीरियंस देखो कैसा होगा कि हमें पता है कि हम बर्फ़ पे चल रहे हैं और इसके नीचे जो क्या है, पानी है, बर्फ़ का पानी, नमक वाला पानी है, सॉल्ट वाटर जैसे ओशियंस का होता है. तो वो मतलब राइटर कहते हैं वो एक डिफरेंट ही एक्सपीरियंस था. इन द पेरिफेरी क्रेबेटर, seals were stretching and sunning themselves on the ice floes
much like stray dogs will do under the shade of a banyan tree. अब वो क्या कहते हैं, इन द पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब होता है जैसे वो एज पे जो आइस थी उसके एज पे किनारे पर क्रेबिटर सील, वहाँ पे जो सील्स मिलती, जानवर का नाम है ये, वो धूप में मतलब अपने आप को स्ट्रेच कर रही थी, आराम से बैठी थी। और आइस फ्लोज क्या है, वो आइस शीट है जो कि समुद्र में फ्लोट कर रही है ना, उसके ऊपर वो आराम से धूप सेक रहे थे। जैसे हमारे यहाँ पर बैनियन ट्री के नीचे जो गली के डॉग्स होते हैं वो छाया में आराम करते हैं, वैसे वो जो सील्स थी वो आराम से आइस के जो है उस पे एज पे बैठ के सनशाइन ले रही थी। इट वॉज अ नथिंग शॉर्ट ऑफ रिविलेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट। कहते हैं अब ये जो इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ रिविलेशन मतलब होता है एक तरह से हमारी मिस्ट्री सॉल्व हो गई, जो बहुत सारी चीज़ें जो थी जो हमें समझ नहीं आ रही थी अब वो सारी समझ में आ गई थी। ये एक मिस्ट्री सॉल्व करने से कम नहीं था कि वहाँ जाके हमें पता चल रहा था कि सच में सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and many ecosphere later, I was still wondering about the beauty of the balance in play on our planet. अब जब राइटर वहाँ गई थी, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही राइटर ने बताया कि 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट और 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर को और बहुत सारे इकोस्फीयर को क्रॉस करके हम अंटार्कटिका पहुँचे थे। तो वापस आते हुए भी राइटर ने यही बता रही है कि इन सब चीज़ों को क्रॉस करके जब वो वापस आई लेटर, मतलब उसके बाद जब वापस आने के बाद वो कहती है मैं अभी भी हैरान हो रही हूँ कि हमारे प्लैनेट पे कितने अच्छे तरीके से जो है हर एक चीज़ बैलेंस्ड है। कहीं पर कोई चीज़ मतलब अब यहाँ की जो सिचुएशन है कितनी अलग है, वहाँ पे बिल्कुल ही आइस, बिल्कुल ही बर्फ़, ये सारी चीज़ें मतलब बैलेंस्ड है। कोई भी चीज़ अगर कहीं भी अपनी जगह से थोड़ा सा भी ख़राब होती है तो उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो नेचर ने हमें सारी चीज़ें बैलेंस तरीके से दी हैं। How would it be if Antarctica were to become the warm place that it once used to be? अब कहती है क्या हो अगर अंटार्कटिका एक बार फिर से वो गर्म जगह बन जाए जैसे ये पहले हुआ करता था। विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या उस समय हम लोग होंगे ये चीज़ें देखने के लिए? और वुड वी हैव गोन द वे ऑफ द डायनासोर्स, मैमथ एंड वूली राइनोज, या फिर हम भी उन लोगों की, उन स्पीशीज़ की तरह चले जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। किन की तरह? जैसे डायनासोर्स थे, मैमथ थे और वूली राइनोज थे, ये सारे जो ऐसे स्पीशीज़ हैं जो अब एक्सटिंक्ट हो गई हैं अर्थ से। तो कहते क्या हम भी उन लोगों की तरह एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, चले जाएंगे जब तक ये सब होगा? Who's to say, कौन कह सकता है? But after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, all I can say is that a lot can happen in a million years, but what a difference a day makes. अब वो कहते हैं कि बट ये कुछ भी हो, लेकिन 2 हफ्ते वहाँ पर मैंने जो टीनेजर्स के साथ स्पेंड किए हैं, वो कहते हैं कि, और वो टीनेजर्स कैसे थे जो कि मतलब बहुत ही बिलीव करते थे वर्ल्ड को सेव करने के लिए, उनमें एक चार्म था अपने दुनिया को बचाने का। कहते हैं कि मैं इतना ही कह सकती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें कई सालों में हो सकती हैं, मिलियन ईयर्स में, बहुत करोड़ों सालों में हो सकती हैं, बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक। लेकिन हम लोगों का एक दिन का भी जो ये एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा चेंजेस ला सकता है हमारी सोच में, हमारे परसेप्शन पे। मतलब जो वहाँ पर हमने एक्सपीरियंस किए चीज़ अर्थ को चेंज होने में, और ये जो अंटार्कटिका है, ये जो अब करंट है, इसको चेंज होने में राइटर कहते करोड़ों साल लग गए। लेकिन हमारा जो वहाँ पर एक दिन का भी एक्सपीरियंस था उससे भी हमारी सोच पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। ये ट्रिप ने जो है मतलब राइटर कहते हैं कि मेरा जो है परसेप्शन बिल्कुल चेंज कर दिया है। तो एक दिन की इस काम से भी जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो स्टूडेंट, दिस वॉज आवर चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. I hope you all must have understood. Thank you.